Myself Ambesh Pandey, and I welcome you on my YouTube channel Ambesh Pandey Physics. बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा, कैपिटल जी के बारे में पढ़ा, कैपिटल जी की यूनिट हम लोगों ने देखी और कैपिटल जी के न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बारे में, स्मॉल जी के बारे में पढ़ेंगे और स्मॉल जी से रिलेटेड कुछ डाटा के बारे में लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले कैपिटल जी के बारे में डिस्कस करें। कैपिटल जी क्या होता है, आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन किसे कहते हैं और ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, हम लोग इसको देखते हैं। तो अगर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की बात की जाए तो लास्ट चैप्टर में अपने एक्सीलरेशन पढ़ा हुआ है और एक्सीलरेशन में आपने देखा था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नोन एज द एक्सीलरेशन। वेलोसिटी में जो चेंजेस होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग हम उसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ मूव करने के दौरान उसकी वेलोसिटी कहीं पे कम और किसी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी कैलकुलेट द एक्सीलरेशंस एंड दिस डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सीलरेशन। दैट मीन्स ए इज इक्वल टू बी माइनस सी डिवाइडेड बाई टी। आपने सिंपल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला ये पढ़ा था। बट हम लोग यहाँ पे जो वेलोसिटी में चेंजेस, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंजेस हम लोग देखेंगे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंतर्गत देखेंगे, अर्थ की ग्रेविटी के अंतर्गत देखेंगे, इसलिए यहाँ पे एक्सेलेरेशन आपका चेंज हो जाएगा और एक्सेलेरेशन आपका बनेगा ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन इनटू द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन। तो अगर हम अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन स्मॉल जी को अगर हम डिफाइन करें तो हम यहाँ से कर सकते हैं द कांस्टेंट एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस इन ए बॉडी, द कांस्टेंट एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी under the earth's gravity is known as acceleration due to gravity. Constant accelerations means अगर मान लीजिए किसी बॉडी को हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो जैसा कि आप जानते हैं अगर किसी बॉडी को ऊपर की तरफ हम थ्रो करते हैं तो फेंकने के लिए हमें वेलोसिटी ज़्यादा लगानी पड़ेगी, हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा और जिस ऑब्जेक्ट में फोर्स ज़्यादा लगाया जाएगा उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वो ऑब्जेक्ट ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेकिन एक ऐसा समय आएगा कि ऑब्जेक्ट कुछ ऊंचाई तक जाने के बाद वहाँ पर कुछ देर के लिए रुकेगा और फिर उस पॉइंट से नीचे आना शुरू होगा। मीन्स हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट पे ज़्यादा और एट हाईएस्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो बनेगी। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंजेज उत्पन्न हो रहे हैं और ये चेंजेस किसी टाइम के रिस्पेक्ट में होगा। हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में जो चेंजेस हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, हम वहाँ पे एक्सेलेरेशन देख रहे हैं और ये एक्सेलेरेशन अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंतर्गत हो रहा है, इसलिए इस एक्सेलेरेशन को नॉर्मल एक्सेलेरेशन ना कह करके एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाएगा। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को बेटा स्मॉल जी से डिनोट करते हैं और स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो आपका बनता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी कहीं से कैलकुलेट नहीं की गई, ये न्यूमेरिकल वैल्यू आपका थ्योरेटिकल हुआ है, लैब में प्रैक्टिकल करने के दौरान ये न्यूमेरिकल वैल्यू जी की निकाली जाती है। अर्लियर क्लासेज हमने शायद प्रैक्टिकल किया होगा, देखा भी होगा। हम यहाँ से कह सकते हैं स्मॉल जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द बॉडी। स्मॉल जी की जो वैल्यू है ये किसी बॉडी की मास पे डिपेंड नहीं करती है। पुनः सुने, स्मॉल जी डज नॉट डिपेंड्स, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑन द मास ऑफ द बॉडी। स्मॉल जी कभी किसी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। हम इसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे इसको देखेंगे। सपोज करते हैं कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। अब उस ऑब्जेक्ट पे लेट अस सपोज एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास स्मॉल m, and on that object the gravitational force applied by earth in the earth's gravitational field becomes F is equal to capital G capital M small m by capital R square, where capital G is gravitational constant, capital M is the mass of earth, small m is mass of body, and capital R is radius of earth। कैपिटल आर आपका बेटा अर्थ के रेडियस के बारे में अगर बता रहा हो तब आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वैल्यू बनेगी F इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। और ऐसा फॉर्मूला आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पहले से पढ़ा हुआ है। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ है ये इसकी पहले का वीडियो जा करके देखें, वहाँ पर हमने अर्थ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। इसी के साथ साथ आपने जस्ट इसके पहले वाले चैप्टर में
न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में आपने पढ़ा था द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड एक्सीलरेशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपका फोर्स और एक्सीलरेशन के बीच रिलेशन बताता है। मतलब वहाँ पे हमने फॉर्मूला बताया था आपको, एक फॉर्मूला दिया था F इक्वल टू एम इंटू ए, जहाँ पे ए आपका क्या बता रहा है, ए आपका बता रहा है एक्सेलेरेशन के बारे में। बट यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन की बात की जाएगी ये सभी एक्सेलेरेशन आपका स्मॉल जी बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंजेस हो रहा है ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर चेंज बन रहा है, इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे F इक्वल टू एम इंटू जी। देखने से लग रहा है कि जी एम एम बाई आर स्क्वायर भी एफ के बराबर में है, एम इंटू जी भी आपका एफ के बराबर में है, तो हम डायरेक्टली इन दोनों को आपस में बराबर लिख सकते हैं। हम यहाँ से लिख सकते हैं एम जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू एफ के बराबर में है और ये वैल्यू भी एफ के बराबर में है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। मैथ में आपने पढ़ा होगा इफ ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी देन बी आल्सो से दैट ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी इज आल्सो इक्वल टू द सी। अब देखिए यहाँ से बेटा हम m को कैंसिल आउट कर सकते हैं, g की जो वैल्यू बनेगी कैपिटल एम कैपिटल जी कैपिटल एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल जी इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो इसी क्वेश्चन से आपको पता चल रहा है, ये क्वेश्चन सबसे पहले ये देखें, ये क्वेश्चन क्या क्या बन रहा है, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। हम यहाँ से कह सकते हैं दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। दिस इक्वेशन shows the relationship between capital G and small g. This equation is also show the relationship between gravitational constant and gravitational acceleration. इसी इक्वेशन को हम रिलेशनशिप बताते हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच। और यहाँ पे देखने से लग रहा है कि स्मॉल जी की वैल्यू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं कर रही है। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमने क्या लिया था, स्मॉल एम लिया था, ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल एम सपोज किया गया था, और इस इक्वेशन में स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर के इक्वेशन में कहीं पे मास ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है, स्मॉल एम की वैल्यू नहीं आ रही, देन वी से दैट स्मॉल जी कैन नॉट बी डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। दो चीज़ें यहाँ से पता चल रही। पहला आप लिख सकते हैं दिस इक्वेशन gives relationship between small g and capital G, and second one आप यहाँ पे derive कर सकते हैं, लिख सकते हैं small g does not depends on मास ऑफ ऑब्जेक्ट। स्मॉल जी की वैल्यू कभी मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड्स नहीं कर रही है। ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल पर्पज के लिए भी इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।